नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L1 के मैथ्स की क्वेश्चनों को मैं आपके साथ लेकर आया हूं आज। और इस सेशन में आज देखेंगे आप पे जो आपके स्कूली सब्जेक्ट जो हैं उनके क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन करवाएंगे। 1 to 1 सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन होंगे। हाँ जी। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। लिसन, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है। समबाहु त्रिभुज में 3 ही सूत्र याद रखने हैं। सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए होती है। तो एक तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है बंधु? इसका परिमाप का सूत्र होता है 3a। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इसमें ऊंचाई या शीर्ष लंबाई का सूत्र क्या होता है? √3/2 गुणा ए। तो समबाहु त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल पूछा है भुजा देकर, क्षेत्रफल पूछा है तो इसी को आगे बढ़ा दूं। √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 का भाग 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया होगा 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है। एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल भी 196 है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की लंबाई 49 है। आयत की लंबाई 49 है। तो कह रहा है कि चौड़ाई तथा लंबाई में अंतर क्या होगा बंधु? पहले बी निकालनी पड़ेगी। तो आयत का क्षेत्रफल एल बी बराबर 196 है। एल का मान 49 है, बी का मान हमें पता नहीं है, बराबर 196। मेरे बंधु बताओ, 49 को 4 से गुणा करें तो ये आ जाएगा कितना? 196। इसका मतलब 4 बार भाग गया, बी का मान 4 आ गया। एल और बी का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है तो 49 में से 4 घटा लो, आप कितना आएगा? 45 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि कौन से में है? बी ऑप्शन में पड़ा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के रूप में है। इसको समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी? एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के रूप में है। मेरे बंधु ये तार है, ये क्या है? तार है। और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के रूप में है। तो इस तार की लंबाई, किसकी लंबाई बंधु? तार की लंबाई। तार की लंबाई जो है वो होगी 2πr। कितनी होगी? 2πr। 2π/22/7 इंटू कितना? 35। हाँ जी, 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10। ये 220 सेंटीमीटर आ गई तार की लंबाई। तार की लंबाई 220 सेंटीमीटर आ गई। इसको समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? इस तार को अगर आप रोम्बस के रूप में मोड़ोगे तो इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर। और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात 4a बराबर कितना होगा? 220। तो एक का मान 4×5 = 4×5। एक का मान कितना होगा? 55 इज द राइट आंसर। ओके, तार की भुजा कितनी हो जाएगी? समचतुर्भुज की भुजा 55। एक पहिए की त्रिज्या 1 से 3/4 है। 121 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तय दूरी, दूरी का सूत्र होता है n गुणा 2πr। क्या होता है? n गुणा 2πr। दूरी है 121 मीटर। n गुणा 1 से 3/4, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 4 एकम 4 और 3 7 बटे कितना? 4। ये लीजिएगा बंधु, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 11 बार। 11 का भाग 121 में दें तो कितनी बार जाता है? 11 बार। एन का मान पहिए द्वारा कितना चक्कर लगाएगा? 11 चक्कर लगाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप, 24 सेंटीमीटर आधार है, ये 24 सेंटीमीटर है। और इसका मान मुझे पता नहीं, एक का और इस बी का मान मुझे पता नहीं, लेकिन परिमाप इसका 60 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात बताओ कि समकोण त्रिभुज का परिमाप है तो a + b + 24 बराबर कितना है? 60। अब एक बात बता दो, a + b बराबर कितना होगा? 60 में से 20 घटाया 40 से और ये 36 आ गया।
आपको कुछ ट्रिपलेट याद होने चाहिए बंधु, ट्रिपलेट्स, कुछ समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस से त्रिक याद होने चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। जैसे 5 4 3 का जोड़ा होता है, डबल करूं तो 10 8 6 का होता है। हाँ जी, 3 गुणा करूं तो 15 12 और 9 का जोड़ा होता है। 4 गुणा करूं तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 3 12 का जोड़ा होता है। इसके अलावा और कुछ ट्रिपलेट्स 13 12 9 का होता है, 13 12 9 का होता है। डबल करूं तो 26 24 7 का होता है। 26 सॉरी 26 13 12 5 का होता है, सॉरी 13 12 किसका होता है, 5 का। और ये आपके पास में 26 24 और 10 का होता है। 26 24 और किसका होता है, 10 का होता है। इसके अलावा कुछ ट्रिपलेट्स और बंधु 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है, किसका होता है, 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है। 25 24 7 का होता है, 25 24 7 का। 25 20 15 का होता है। आने दो भाई, ये कुछ ट्रिपलेट पता होने चाहिए, ट्रिपलेट जरूर बार बार पूछूंगा मैं। तो मुझे एक बात बताओ बंधु, आधार 24 हो जाए तो लंब और कर्ण क्या क्या हो जाए, आधार 24 हो जाए तो लंब और कर्ण 26 और 10 हो जाए, तो 26 और 10 का योग कितना हो जाए, 36। कोई कहेगा सर आधार 24 हो जाए तो लंब और कर्ण 25 और 7 हो जाए, 25 और 7 तो 32 ही होते हैं, 36 तो नहीं होते। इसका मतलब डेफिनेटली यही जोड़ा है, ए और बी के मान कितने होंगे, 26 और 10 होंगे। 26 और 10 होंगे तो एक का मान लूंगा मैं, सॉरी 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 सॉरी, एक का मान 26। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखो सेट करना पड़ेगा। ए बंधु क्या है, यहाँ पे ए हमने क्या माना है, लंब माना है, तो लंब छोटा होगा कर्ण से, तो इसको बी को मान लेता हूं मैं 26 और इसको 10 दे देता हूं। तो ए को 10 दे दो और बी को दे दो कितना, 26। क्या पूछा आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का एरिया, एरिया में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 24 है और ऊंचाई कितना है, 10 है, तो 12 12 का 10 से गुणनफल 120 क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो 120 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है यदि वर्ग के विकिरण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के विकिरण को दुगुना कर दिया जाए, देखो बंधु एक बात बताऊं मैं आपको कि किसी भी वर्ग का जो विकिरण होता है वो क्या होता है। वर्ग के विकिरण का सूत्र, वर्ग में 3 4 सूत्र ही हैं, एक तो वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a² और एक वर्ग का विकिरण। वर्ग का विकिरण वैसे √2a होता है, कितना होता है, √2a होता है, √2a होता है। तो वर्ग के विकिरण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपको कोई पूछ ले इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहोगे सर इस वर्ग का क्षेत्रफल तो a² है, और वर्ग के विकिरण को दुगुना कर दिया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आप विकिरण को दुगुना करोगे, मुझे एक बात बताओ, विकिरण को 2 गुना करोगे, ले विकिरण को 2 गुना कर दिया तो ये विकिरण नया हो गया 2√2 गुणा a हो गया कि नहीं हो गया। वर्ग के विकिरण को 2 गुना कर दिया तो भुजा 2 गुणी नहीं होगी क्या, बताओ, अरे होगी कि नहीं होगी। चलो सर मुझे तो नहीं पता कितनी गुणी होगी, तो भाई साहब फिर एक काम कर ले, वर्ग के विकिरण का सूत्र लगा दे और भुजा निकाल ले यहाँ से वर्ग के विकिरण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा, और बराबर मुझे ये बता यहाँ पे भुजा कितनी हो जाए, ये विकिरण दे कितना रखा है, 2√2 गुणा a। तो मुझे एक बात बता दे, √2 से √2 कट गया, मैं फिर कह रहा हूं कि भुजा 2 गुणी नहीं होगी क्या। भुजा डायरेक्टली डिपेंड होती है विकिरण पर, लेकिन क्षेत्रफल में वर्गमूल होता है भुजा का, अर्थात क्षेत्रफल विकिरण भुजा और परिमाप पर निर्भर नहीं करता, इनसे स्क्वायर के रूप में होता है क्षेत्रफल। लेकिन जो भुजा और विकिरण और परिमाप होते हैं ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ये आपस में a पर निर्भर करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भुजा बराबर 2a होगी, इस वर्ग की भुजा भी 2a होगी। ले भाई वर्ग के विकिरण को 2a किया, दुगुना किया, तो मैंने कहा भुजा भी दुगुनी होगी। तो बताओ बंधु इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का एरिया होगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो इसका भी भुजा स्क्वायर होगा, लेकिन 2 1 का स्क्वायर कितना होगा,
4a² होगा। तो मुझे बता कि a² से 4a² होना वर्ग दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा डेफिनेटली, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना होगा नॉट, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा नहीं साहब 4 गुना होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, भुजा, विकिरण और परिमाप सीधे निर्भर करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ओके, देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, किसी समचतुर्भुज किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 6 और इसकी ऊंचाई 5 है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का आधार 6 और ऊंचाई 5 है। आधार इस भुजा को मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 5 दे रखी है आपको, ये हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया सीधा होता है आधार इंटू ऊंचाई 1/2, मत लगाना। आधार 6 है, ऊंचाई 5 है, 6 5 कितना 30 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिएगा। क्या दिक्कत है, किसी भी जो ट्रिपेजियम होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल 475 दे रखा है ना। ओके, बराबर 1/2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का योग तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बीच की लंबवत दूरी 19 दे रखी है। समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है, अंतर 4 सेंटीमीटर है तो एक भुजा, सुनना मेरी बात, अंतर 4 सेंटीमीटर है तो एक को x मान लूं तो दूसरी क्या होगी, एक को x मान लूं तो दूसरी कितनी होगी x+4, अंतर 4 हो जाएगा। तो एक को x मानी, दूसरी x+4 हुई। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है 19 है। ठीक है, हाँ जी, 19 का भाग लगा दो आप। ठीक है, 19 का भाग, इधर इधर देखो, इधर 19 का भाग, 19 दूनी 38। ठीक है, बच गया कितना आपके पास में 9, 19 5 95, 25 का डबल कितना होगा 50, बराबर हो जाएगा 2x प्लस कितना 4। ओके दोस्तों, 4 घटा लो, इधर कितना आएगा 46, 46 बराबर अक्स का मान कितना आएगा 23 दूनी 46। तो एक भुजा आ गई आपके पास में 23 और एक भुजा 23 आ गई। तो मेरे बंधु एक भुजा आपके पास में 23 आ गई तो दूसरी भुजा 23 में कितना जोड़ दो 4, 27 हो जाएगी। तो 23 और 27 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है आपको, तो 23 और 27। दूसरी बात, समांतर भुजाओं का अंतर 4 है, यहां तो अंतर 5 का है, यहां अंतर, अरे अंतर देख लो, यहां अंतर 4 का है, यहां अंतर 15 का पड़ा है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। और क्षेत्रफल निकाल के देख लो कौन से 475 आता है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट अगला, एक समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 8 और 6, तो इसका परिमाप दो तरीके से निकाल सकते हो। समचतुर्भुज की भुजा और विकिरणों में संबंध का सूत्र मैंने कहा आप ध्यान रखना। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो भुजा और विकिरणों में संबंध का सूत्र, एक विकिरण D1 है, दूसरा विकिरण D2 है। D1 और D2 विकिरण और भुजाओं में संबंध का सूत्र क्या होता है, D1² प्लस D2² बराबर कितना होता है 4a² होता है। ओके, D1 का मान कितना है, एक विकिरण, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई, एक का 8 है तो 8 का स्क्वायर, दूसरे का 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर 4a²। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36 100 होता है, 100 में 4 का भाग लगाओगे 25, 25 बराबर a²। तो a बराबर कितना 5, और a बराबर 5 हो गया। तो आपको कहा कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप समचतुर्भुज का होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग 4a, और 4 × 5 कितना होता है, 4 × 5 कितना होता है 20 होता है। वो परिमाप कौन से ऑप्शन में पड़ा है, दूसरे ऑप्शन में पड़ा है, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार से अपन ने L1 के क्वेश्चनों का, मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। आगे इस सेशन से अभी जुड़े रहिएगा, और भी हमारे विषय विशेषज्ञ अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। थैंक यू, शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, प्रयास ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपके सामने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे, इन सब को हम क्लियर करेंगे कि क्या आंसर हैं इनके और किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्नों के आंसर आपको बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। टॉपिक हमारा था क्वेश्चनों का वो ये था कि राजस्थान का भारत की संविधान सभा में क्या रोल रहा है, कि राजस्थान से जो सदस्य चुने गए उनका क्या संविधान निर्माण में रोल रहा है। तो साथियों देखिए, राजस्थान के किस संविधान के सदस्य ने बेगार प्रथा बंद करवाने के लिए कहा कि हमारे इलाके में राजा और राजकुमार
कड़ाके की ठंड में बतख का शिकार करते हैं, उस सर्दी में कमर तक पानी में खड़े रहते हैं। मतलब वो बेगार प्रथा बंद करवाना चाहते थे कि बेगार प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्ति को मेहनताना देने के लिए कहा जाता है लेकिन मेहनताना दिया नहीं जाता है। तो ऐसे कहा कि इस बेगार प्रथा को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। हमारी संविधान सभा का ऐसा कौन सा सदस्य था, राजस्थान का था, जिसने जब संविधान निर्माण किया जा रहा था और वहाँ डिबेट हो रही थी, आपस में बहस चल रही थी, तो उस समय अपना ये कथन कहा। तो ऐसा सदस्य हमारा कौन था? दलेल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, राज बहादुर, जसवंत सिंह या अनुत्तरित पर्सन। तो साथियों यहाँ पर अलवर के जो व्यक्ति थे हमारे संविधान सभा के सदस्य, जो अलवर से मनोनीत किए गए थे, राज बहादुर, इन्होंने ये कहा था कि इस बेगार प्रथा को भारत से बंद कर देना चाहिए। हमारा जो संविधान बने उसमें ऐसा एक प्रावधान रखा जाए जिससे कि बेगार प्रथा बंद हो जाए। तो ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि हमारे इलाके में राजा और राजकुमार कड़ाके की ठंड में बतख का शिकार करते हैं, उस सर्दी में कमर तक पानी में खबेड़े रहते हैं, किसने कहा था? तो आपके भरतपुर से राज बहादुर। तो इसका अपने को याद रखना है, इसका आंसर राइट हो जाएगा राज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं अपन, कथन और कारण का। जैसा कि आरपीएससी अपने बदलते पैटर्न पर इस प्रकार के क्वेश्चन बना रही है। हमारे राजस्थान से ही जसवंत सिंह जो संविधान सभा के सदस्य मनोनीत थे, इन्होंने देखिए जब वहाँ डिबेट चल रही थी, बहस चल रहा था, उस समय उन्होंने क्या कहा? जसवंत सिंह जी ने कहा, कथन देखिए एक है, यहाँ पर हमें विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। जसवंत सिंह जी ने कहा कि संविधान सभा में जागीरदारों का समर्थन किया था, यानी जसवंत सिंह ने जागीरदारों का समर्थन किया था। और जसवंत सिंह ने कहा कि जागीरदार सबसे पहले भारतीय हैं, मतलब जागीरदारी प्रथा का समर्थन किया जसवंत सिंह ने। ये बात सत्य है क्या? और उन्होंने ये कहा कि ये जसवंत सिंह जी ने कहा कि जागीरदार तो भारत के पहले भारतीय हैं, यदि भारतीयों की तलाश की जाए तो जागीरदार भारत के पहले भारतीय हैं। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? क्या कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, या दोनों ही सत्य हैं, या दोनों के दोनों असत्य हैं, या फिर कथन एक असत्य है या दूसरा असत्य है? साथियों बिल्कुल जसवंत सिंह जी ने संविधान सभा में जागीरदारी प्रथा का समर्थन भी किया था और ये बात भी कही कि जागीरदार भारत के पहले भारतीय हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर देखेंगे इसमें से बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। कथन एक भी सही है और कथन दो भी, मतलब जागीरदारी प्रथा का समर्थन किया था जसवंत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं यहाँ पर, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे। देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 389 सदस्यों से मिलकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इनमें से 389 सदस्यों में से 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से बताए थे कि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से संविधान सभा में सदस्य चुने जाएंगे। अब ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? ABCD से आपको याद रखना है। ए से होता है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और साथियों बी से होता है ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और सी से कुर्ग, जिसे अपन वर्तमान में कर्नाटक कह सकते हैं, कर्नाटक है वो कुर्ग कहा जाता था पहले। डी से हो जाएगा दिल्ली। अब देखिए राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान में क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, संघ शासित प्रदेश जैसे आज 8 हैं, उस समय 4 थे। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में पड़ता था और अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य चुने गए थे, उसका हमें नाम बताना है। गोकुल भाई भट्ट, गोकुलाल असावा, हीरालाल शास्त्री और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इनमें से अजमेर मेरवाड़ा से देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, 4 में से राजस्थान में 1 केंद्र शासित प्रदेश था। स्पेशली यहाँ का पूछा गया कि अजमेर मेरवाड़ा से किसको निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। देखिए गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के थे लेकिन बम्बई से इनको संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था, ये भी हमें याद रखना है। ये राजस्थान के निवासी थे लेकिन इनको बम्बई से क्या किया गया था? संविधान सभा में निर्वाचित। तो अजमेर मेरवाड़ा से अपने कौन हो जाएंगे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं।
आपके सामने एक अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान से जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, ये संविधान सभा के सदस्य किस रियासत से मनोनीत किए गए थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिए कि किस रियासत से रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, बलवंत सिंह और गोकुललाल असावा, ये 4 सदस्य हैं, इनका मिलान करना है हमें। देखिए तो साथियों यहाँ पर रामचंद्र उपाध्याय हैं वो अलवर से मनोनीत किए गए थे, दलेल सिंह हैं वो कोटा से मनोनीत किए गए थे, और गोकुललाल असावा हैं वो शाहपुरा से। और शाहपुरा साथियों ये भीलवाड़ा वाला है, एक शाहपुरा जयपुर में है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा का गोकुललाल असावा। और बलवंत सिंह मेहता थे वो उदयपुर के थे। देखिए बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के। तो यदि अपन राइट आंसर को इसमें से देखेंगे कि करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो रामचंद्र उपाध्याय 3 और दलेल सिंह कोटा, बलवंत सिंह मेहता यहाँ पर उदयपुर और गोकुललाल असावा है वो शाहपुरा से। तो ये हमारा डिजिट बनता है सही। इसको अपन देखेंगे कि कहाँ पर है, 3 1 4 2। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 3 1 4 2। ये मिलान का क्वेश्चन हो गया है अपने। देखिए अब एक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है संविधान सभा में कि बलवंत सिंह मेहता है, एक बलवंत राय मेहता था, तो इसका भी याद रखना है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ये साथियों संविधान सभा में बिहार से चुने गए थे। ये कहाँ से चुने गए थे, बिहार से। और ये है बलवंत सिंह मेहता, ये उदयपुर से चुने गए थे। बलवंत सिंह मेहता का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है इसमें। देखिए राजस्थान की तरफ से जब संविधान सभा की प्रतिलिपियां थी उन पे सिग्नेचर किए गए थे, तो राजस्थान की तरफ से सबसे पहला सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कौन था, बलवंत सिंह मेहता। तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान की तरफ से था। देखिए और संविधान सभा के सदस्यों में सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और दूसरा व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य जिसने हस्ताक्षर किए थे बलवंत राय मेहता ने, और अंतिम सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने किए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आया है, संविधान के राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्री में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। मतलब 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और एक यहाँ पर ऐसा है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर CS वेंकटाचार्य है, ये संविधान सभा का सदस्य रहा। जयनारायण व्यास जी हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे, और हीरालाल शास्त्री हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे। साथ ही में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। CS वेंकटाचार्य भी मुख्यमंत्री बनता है, जयनारायण व्यास भी मुख्यमंत्री बनता है, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बनता है। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री तो बनता है, लेकिन ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सब ऐसे संविधान सभा के सदस्य जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और वो कौन थे, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री नहीं है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ऐसा कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया एकमात्र आज तक के राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं 4 बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने क्या ली है, शपथ ली है। आज तक के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की 4 बार शपथ ली है। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री, अर्थात सर्वाधिक 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाला रिकॉर्ड भी मोहनलाल सुखाड़िया को ही है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। राजस्थान में पंचायती राज का गठन जब हुआ था उस समय भी CM मोहनलाल सुखाड़िया थे। जयनारायण व्यास साथियों राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं। मोहनलाल सुखाड़िया मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं, मनोनीत भी। तो मोहनलाल जयनारायण व्यास का याद रखना है कि निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों पदों पर रहे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं साथियों। राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह संविधान सभा के सदस्य कहाँ से बने थे। देखिए राजस्थान के तो निवासी थे, लेकिन संविधान सभा के किसी अदर स्टेट से, अदर राज्य से वो संविधान सभा के सदस्य बने। निवासी कहाँ के थे, राजस्थान के थे, लेकिन दूसरी जगह से वो क्या बने, संविधान सभा के सदस्य।
बिहार से, पश्चिम बंगाल से, मद्रास से। और किसके बारे में पूछा गया है? प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। और साथियों ये पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे। राजस्थान के निवासी थे लेकिन पश्चिम बंगाल से हमारी संविधान सभा में ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो याद रखना इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से भी राजस्थान का एक व्यक्ति था, बनारसी लाल झुंझुनवाला। बनारसी लाल झुंझुनवाला, बनारसी लाल झुंझुनवाला, झुंझुनवाला। ये राजस्थान का रहने वाला था लेकिन कहाँ से? बिहार से ये सदस्य बना था। और प्रभु दयाल हिम्मत सिंह कहाँ से बने? पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ प्रश्न का आंसर राइट क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। और हीरालाल शास्त्री जब संविधान सभा में डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान जब लिखा जा रहा था तो वो सर्वसम्मति से, सबके निर्णय से और सबकी बातों को समायोजित करके लिखा जा रहा था। तो ऐसे में ही हीरालाल शास्त्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने क्या कहा? देखिए इसमें दो कथन दे रखे हैं, इसमें देखना है कौन से सत्य हैं कौन से गलत हैं। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा, संविधान सभा में कहा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। मतलब जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे प्रोविजन किए जाने चाहिए जिससे कि केंद्र से ज़्यादा राज्य के पास शक्तियां अधिक होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर अधिक होना चाहिए, ऐसा कहा। हीरालाल शास्त्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार कमज़ोर होगी तो देश में शांति नहीं होगी। अब साथियों ये दोनों ही बात गलत हैं। हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि राज्यों से कहीं केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए, और सेंटेंस में दे रखा है कि केंद्र से कहीं राज्य सरकार मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने पैरवी की थी केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा शक्तियां होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, और यदि केंद्र सरकार के पास में अधिक शक्ति होगी तो देश में शांति व्यवस्था अधिक स्थायी रूप से स्थापित होगी। तो इसका मतलब दोनों ही कथन क्या हैं? गलत हो गए। यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार की पैरवी की थी, न कि राज्य सरकार की पैरवी की। तो यहाँ पर कथन एक व कथन दो दोनों ही क्या हैं? असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। 1 सदस्य, 2 सदस्य, 10 सदस्य, 8 सदस्य। यहाँ साथियों इसको देखना था आपको, निर्वाचित को। देखिए हमारे यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। राजस्थान से निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी। अब निर्वाचित में मैंने बताया कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से, अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य चुना गया था वो निर्वाचित सदस्य था, और एक ही सदस्य राजस्थान से निर्वाचित था, बाकी सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। तो अजमेर मेरवाड़ा से मनोनीत निर्वाचित सदस्य कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये निर्वाचित थे, बाकी सब सदस्य मनोनीत थे। तो आपको याद रखना है, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ए। 1 सदस्य ही निर्वाचित था, और कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। राजस्थान की तरफ से संविधान की प्रतिलिपि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? बलवंतराय मेहता, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। देखिए राय और सिंह में ही अंतर है, बाकी नाम सेम है, बलवंत राय मेहता और बलवंत सिंह मेहता। तो राजस्थान के उदयपुर से ये चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? उदयपुर से। उदयपुर से राजस्थान से ये संविधान सभा के सदस्य बने थे बलवंत सिंह मेहता, और राजस्थान की तरफ से पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मैंने पहले बताया कि पहला व्यक्ति जो संविधान सभा की जो प्रतिलिपियां तैयार की गई थी उन पे पहला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू सिग्नेचर करने वाले थे, अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर करने वाले थे। तो यहाँ से देखिए इसका आपने पहले भी देखा कि बलवंत राय मेहता है वो दूसरा, सब में यदि ऑल ओवर देखेंगे तो सेकंड पर्सन ऐसा था जिसने सिग्नेचर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में, और राजस्थान की तरफ से पूछेंगे तो बलवंत सिंह मेहता यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन देखते हैं। अपने क्वेश्चन पॉलिटिकल के सारे, और मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे,
और ये डिस्कशन आपको अच्छा सा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सॉल्यूशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों देखिए, अपना हिंदी का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न पत्र में 133 नंबर का है, जबकि हिंदी में पहला प्रश्न है। प्रश्न दिया है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, यानी आपको सही संधि विच्छेद ढूंढना है कौन सा इसमें सही है। बाकी 3 गलत है, 1 इसमें सही होगा। शब्द दिया है मरुधारिणी। मरुधारिणी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे मरुद धन धारिणी, ये गलत है क्योंकि यहां हारिणी शब्द आएगा। व्यंजन संधि में है का नियम आपको लिखवाया गया था, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि है आ जाता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और है उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। फिर आता है अन्विक्षा, अनुधन इक्षा, ये सही संधि विच्छेद है। यण संधि का उदाहरण है वैसे पहले वाला वर्ण आधा नजर आता हो। अभिसिप्तित, अभी लिखा है अभिधन इप्सित, तो सही संधि विच्छेद होता है अभिधन इप्सित शब्द होता है। ये शब्द के हिसाब से भी गलत है, तो इप्सित ये शब्द बनता है, तो इसका मतलब ये भी संधि विच्छेद गलत है क्योंकि शब्द के अनुसार भी गलत है। अन्वेषण, अनुधन ऐषणा, ऐषणा शब्द दे दिया जबकि यहां ऐषण है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना। उपयुक्त शब्द है यण संधि का उदाहरण है, यह से पहले वाला वर्ण अगर आधा नजर आता हो तो यह ई में बदल जाएगा, ऊपरी शब्द बनेगा। तो आधा रहे उसमें यह का ई बनेगा, तो ऊपरी शब्द, ऊपरी में ई की मात्रा रैस्व आती है, तो ये ऊपर शब्द नहीं होता, उपह शब्द नहीं होता। या ऊपरी इधर वाला या ऊपरी इधर वाला, इन दोनों में से कोई एक है। तो यह का तो ई बन ही गया बच्चों, तो पीछे स्वर क्या बचा है ऊ, तो उक्त शब्द सही होगा, ऊपरी धन उक्त, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसी क्रम में 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुण संधि से बना शब्द कौन सा, यानी आपको इसको में गुण संधि का उदाहरण बताना है। निरपाल्य शब्द जो है नृप धन आले, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। आ की मात्रा आपको देखते ही नजर आएगी और अगर वहां पर विच्छेद कर पाते हैं तो आपको क्या बताया था, पहचान याद होनी चाहिए। गुण संधि, फिर आगे पूछा इसमें गुण संधि का और उदाहरण, यानी ये तो दीर्घ का विद्वजन, तो यहां पर द्वित्व व्यंजन जहां नजर आता है तो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है विद्वत धन जन, ये गुण यण अपने व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, किसका, व्यंजन का। विद्यानुरागी, विद्या धन अनुरागी, आ की मात्रा फिर नजर आ रही है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, शब्द दिया है साहित्योन्नति, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। ओ की मात्रा तो आपको दिखाई दे रही है पहले से, ये रही। ओ की मात्रा गुण संधि में आती है, तो यही इसका उदाहरण होगा। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, साहित्य धन उन्नति, तो गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 136 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्छिष्ट शब्द में संधि कौन सी है, या इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो चच का उदाहरण आपको बताया हुआ है बच्चों, इसमें 3 पहचान बताई थी, 6ठे 7वें 8वें नियम की पहचान। चय का लोप करो, बाकी यथावत, संधि विच्छेद हो जाएगा। नहीं होता तो चय का तय बनाए और बाकी यथावत। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको तीसरा पहचान के रूप में क्या बताया था, चय का तय बनाओ और छय का श बनाओ। तो पहली बात तो चय का चय रहेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, या ये भी गलत ऑप्शन होगा। उत बनेगा बिल्कुल सही, या तो ये उत ये होगा या उत ये होगा। शिष्ट शब्द होता नहीं है, अतः ये ऑप्शन आपका गलत होगा। उत धन शिष्ट, तय का चय बन गया और शय का छय बन जाएगा, यानी तय किस में बदलेगा, चय हलंत में, और शय किस में बदल जाएगा, छय में। उत धन शिष्ट, तो इसका सही आंसर होगा 136 का सी। 137 नंबर प्रश्न देखिए, वागदान में कौन सी संधि है। यदि आपको तीसरा वर्ण नजर आता है तो उसको पहले में बदल दो, तो गय का कै बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक धन दान, यानी वाणी का दान। तो ये व्यंजन संधि की पहचान है। तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि नहीं है, दीर्घ नहीं है, विसर्ग नहीं है, व्यंजन संधि। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
व्यंजन संधि। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। द्वितीय व्यंजन फिर हमारे सामने आ रहा है, द्वितीय व्यंजन तय में बदलता है, उत धन चारण। तो यहां उच्च ऊंचा उच्च कुछ नहीं, उत बनेगा, उत धन चारण। 138 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, विपजाल में कौन सी संधि है? द्वितीय व्यंजन फिर आया है, द्वितीय व्यंजन आएगा तो च जय किस में बदलेगा? तय हलंत में। विप्त धन जाल, कौन सी संधि की पहचान? द्वितीय व्यंजन। बार बार बताया गया था, आजकल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है द्वितीय व्यंजन। तो द्वितीय व्यंजन व्यंजन संधि की उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही आंसर होगा 139 में ए। 140 नंबर प्रश्न में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या युधिष्ठिर शब्द इसका उदाहरण है, निष्ठुर है, भयंकर है या मनोयोग है? तो बच्चों एक आपको स्थय को इष्ठय में बदलना है या इष्ठय को स्थय में बदलना है, ऐसा नियम आपको व्यंजन संधि में पढ़ाया था। युधिष्ठिर बताया था, व्यंजन संधि में अपने प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, निष्ठा, निष्ठुर, ये सभी उसी के उदाहरण है। इष्ठ इष्ठ स्थय में बदल जाते हैं, तो ये दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। ये किसका है? व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। प्रश्न क्या पूछा गया है? विसर्ग भयंकर, अनुस्वार जब नजर आता है तो उसे आप मैं हलंत में बदल दो, ऐसा भी हमने किस में पढ़ा था? व्यंजन संधि में। तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। तो बचा क्या? मनोयोग। मनोयोग का सही संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने क्या कहा था? ओ की मात्रा या तो गुण संधि में नजर आता है तो उसमें ए और उ में विच्छेदित करके देख लो, तो मन धन उयोग करें तो उयोग का अर्थ नहीं निकलता। तो दूसरा क्या रूप बताया था आपको? ओ को विसर्ग में बदल दो, मन है धन योग, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। मन है धन योग, मनोयोग। तो विसर्ग संधि का सही उदाहरण ऑप्शन डी, मनोयोग, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सच्छास्त्र शब्द का संधि, सच्छास्त्र शब्द जो है उसका विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? ये सच्छास्त्र शब्द जो है बच्चों स्कूल लेक्चर में भी आया, हाल ही में 2-4 पेपर में ये शब्द आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये भी चच वाला नियम आता है। चच का नियम जो आपको लिखवाया था, चय का लोप करो बाकी यथावत, या चय का तय में बदलो बाकी यथावत, या चय को तय में बदलो छय को शय में। तो यहां सत धन शास्त्र बनेगा, तो सत में तय बिना हलंत का नहीं आता, सच यहां रहेगा नहीं, सत बनेगा सत धन शास्त्र। तो तय का तो क्या बन गया? चय हलंत, और शय का बन गया छ, तो सच्छास्त्र शब्द बनेगा सत धन शास्त्र। तो 141 का सही आंसर है ऑप्शन सी। जी, हिंदी के प्रश्नों का समाधान हमने किया, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। As you know, myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcome to all dear aspirants on the digital panel of Priyas Edu Hub Seeker. आज का जो सेशन अपना, उसमें टॉपिक जो डाला हुआ है टेस्ट सीरीज में अपनी प्रयास की जो बेहतरीन मुहिम है टेस्ट सीरीज वाली, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चन हैं उनसे आप रूबरू होंगे। तो पहला प्रश्न जो डाला गया है, कुछ पार्ट है जिनको रेखांकित किया गया है, यहाँ पेपर में नहीं है, पेपर में बाकायदा आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक इडियम है, उसमें पूछा गया इसका करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट जो इसका मीनिंग है वो क्या है? तो वो होता है कंप्लीट सरप्राइज, कंप्लीट सरप्राइज। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखिए, अपन क्या बोला जा रहा है? द स्पीकर आर्ट द ऑडियंस टू होल्ड देयर हॉर्सेज, यहाँ से इडियम शुरू होती है अपनी, टू होल्ड देयर हॉर्सेज, टू होल्ड देयर हॉर्सेज। ठीक है, इसको पर पूछा गया है, इसका सही जो आंसर वो क्या होगा? द स्पीकर आस्क्ड द ऑडियंस टू होल्ड देयर हॉर्सेज, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं धैर्य बनाए रखना, और ये क्या होगा? टू बी पेशेंट, टू बी पेशेंट। ये इसका मतलब ये नहीं मरीज हो जाना, ठीक है, टू बी पेशेंट। आगे सेक्शन जो है टू स्पील द बीन्स, इंपॉर्टेंट ईडीएम है, जरा अच्छे से याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आती है, टू स्पील द बीन्स। ठीक है, तो किसी भी
सीक्रेट वगैरह जो होता है, कोई भी रहस्य वगैरह होता है उसको उजागर कर देना, उसको अपन बोलते हैं टू स्पिल द बीन्स। तो सही जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? टू रिवील ए सीक्रेट। कोई भी रहस्य वगैरह उजागर करना उसको अपन बोलते हैं टू स्पिल द बीन्स बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, वो बोल रहा है, अगला जो प्रश्न है वो क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या है, इन ए ब्लू मून, ये पार्ट है, पेपर में आपको अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे, पेन वेन से मिल जाएंगे, आप देखे होंगे आपने कर रखे हैं, ठीक है। तो इन ए ब्लू वाला जो पार्ट है, वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही कभी कभार मतलब बोल सकते हैं, मुश्किल से होता है, कोई भी चीज़ होती है वो बार बार घटित नहीं होती, कभी कभार घटित होती है, उसको बोलते हैं वेरी रेयरली। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक जो होता है इसके बारे में आपको जानना है कि सही जो उत्तर आपका कौन सा होगा। ए वेरी टिपिकल्ट टास्क, ए स्वीट रिवार्ड बोल सकते हैं, समथिंग वेरी इजी। पीस ऑफ केक जानते हो, मतलब केक का टुकड़ा कितना सॉफ्ट होता है, कितना आसान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा अपना? समथिंग वेरी इजी। कोई चीज जो अक्सर बहुत ज्यादा क्या होती है, सरल होती है, उसको अपन बोलते हैं ए पीस ऑफ केक। ये बिंदु आ जाएगा। एक है एन आर्म एंड ए लेग। एन आर्म एंड ए लेग के लिए आपको उचित आंसर है उसका चुनाव करना है। एन आर्म एंड ए लेग, एडी से चोटी तक का जोर, मतलब बहुत ज्यादा महंगी होना कोई चीज, तो इसका सही उत्तर होगा वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, क्या बोलोगे? वेरी एक्सपेंसिव, ये आपका उत्तर माना जाएगा। आगे कह रहा है माई ब्रदर इज फीलिंग ए बीट अंडर द वेदर टुडे सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ए बीट अंडर द वेदर, ये ईडीएम हमारे पास यहाँ पे टू बीट अंडर द वेदर। इसके लिए आपको सटीक आंसर है उसका क्या करना है, चुनाव करना है। तो बीट अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब हल्का सा क्या करना, ठीक है, महसूस करना, बीमार सा महसूस करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? टू ए बिट अंडर द वेदर। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है, क्या बोल रहा है? आफ्टर हिज कंटिन्यूअस फेलियर द फाइनल रिजेक्शन वॉज द लास्ट स्ट्रा। ये भी इंपॉर्टेंट ईडीएम जी, जैसे मैंने बताया टू स्पिल बीन वाली आपको बताया, टू स्पिल द बीन्स इंपॉर्टेंट ईडीएम थी, उसकी तरह ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ईडीएम है। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रा का मतलब है द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स ए सिचुएशन अनबियरेबल। मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, फाइनल होती है, जो सहन करने योग्य नहीं होती। ठीक है, वो क्या होता है? टू द लास्ट स्ट्रा बोलोगे कि भाई अब इससे ज्यादा बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है, जितनी बर्दाश्त करनी थी वो हो चुकी, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है, लास्ट स्ट्रा हो गई। एक आई टू आई, टू सी आई टू आई, नजर से आंख मिलाकर देखना, मतलब नजरों से नजर का मिलाना, मतलब सहमति जताना। ठीक है, आंख से आंख मिली मतलब सहमति जताना, उसको हम क्या बोलेंगे? टू सी आई टू आई, यानी कह सकते हैं एग्री विद, किसी के प्रति सहमति जताना, उसको अपन बोलते हैं टू सी आई टू आई। और इस प्रकार से आपका सेशन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं सभी अभ्यर्थियों का पेपर बहुत ही शानदार तरीके से गया होगा और इसी क्रम में अपनी तैयारी को आप बेहतरीन अंजाम दें। सभी अभ्यर्थियों के जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।